अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 की जनरल साइंस में आज हम यूनिट 4 का टॉपिक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कुदरती ज़राए हैं, इसको हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से इनको महफूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इफेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट में हमने ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन एंड ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रही है, इसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन भी होती है। ओजोन क्या है? ओजोन जो है वो हमारे पास एक ब्लू कलर की गैस होती है। ओजोन का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ऑर्डर यानी कि स्मेल। तो जो ओजोन गैस है उसकी इरिटेटिंग स्मेल होती है। इस इरिटेटिंग स्मेल की वजह से इस गैस को ओजोन का नाम दिया गया। ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना है, यानी कि इसका केमिकल फार्मूला है O3। अब ये ओजोन गैस बनती कैसे है? ओजोन गैस की जो फॉर्मेशन है ये 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले क्या होता है कि सनलाइट जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो वो उसको डिकम्पोज करके, आयोनाइज करके, डिसोसिएट करके 2 ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, डिकम्पोज होकर 2 ऑक्सीजन एटम देता है। ऑक्सीजन जो है एटॉमिक फॉर्म में बहुत ही रिएक्टिव होता है, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जैसे ही बनता है ये किसी और मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिकम्पोज होकर एटॉमिक ऑक्सीजन देता है, ये अपने इर्द गिर्द मौजूद किसी दूसरे ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर क्या देगा, O3 यानी कि ओजोन गैस बनाएगा। तो हमारे पास ओजोन फॉर्मेशन 2 स्टेप में है। फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इनटू एटॉमिक ऑक्सीजन, व्हाइल द नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द combination of atomic oxygen with the oxygen molecule। अब ये ओजोन गैस जो है ये मौजूद कहाँ है? ओजोन जो है हमारे पास एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में हाई कंसंट्रेशन में मौजूद है। इस हाई कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर को ओजोनोस्फेयर या फिर ओजोन लेयर भी कहा जाता है। अब ये ओजोन लेयर इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है? ओजोन क्या करता है, सन से आने वाली हार्मफुल यानी कि यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसको अर्थ तक आने से बचाता है। यानी कि ये हमें बचाता है फ्रॉम द हार्मफुल यूवी रेडिएशन। ये यूवी रेडिएशन क्या करता है, ये यूवी रेडिएशन स्किन कैंसर काज करता है, इसके साथ साथ आई डिजीज़ भी काज करता है। इसके अलावा जो ओजोन लेयर है ये अर्थ के टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है, क्योंकि ये सन से आने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है और उसको अर्थ तक नहीं आने देता, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब ये ओजोन लेयर जो है ये ख़त्म कैसे हो रही है, डिप्लीट कैसे हो रही है? अगर इस ओजोन लेयर में ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी आ जाए, इसको कहा जाएगा डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द ओजोनोस्फेयर इज कॉल्ड डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं, जिसमें CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी शामिल है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और एरोजल स्प्रे में इस्तेमाल होते हैं। ये CFCs क्या करते हैं, ओजोन लेयर में मौजूद ओजोन को डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि उसको डिकम्पोज करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओजोन लेयर है वहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, यानी कि ओजोन लेयर में होल पड़ रहे हैं। इन होल्स की वजह से सन से आने वाली यूवी रेडिएशन जो है वो अर्थ तक पहुंच जाती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, आई डिजीज़ एंड अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। तो ओजोन के डिप्लीशन के लिए कौन सी गैसेज रिस्पॉन्सिबल है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs गैस जो है वो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के बारे में कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। फॉरेस्टेशन जो है उसका मतलब होता है जंगलात लगाना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना। डिफॉरेस्टेशन का जो वर्ड है ये ऑपोजिट है फॉरेस्टेशन के, यानी कि जंगलात को ख़त्म करना, जंगलात की कटाई करना। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, द अनवाइज एंड द अनप्लान्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रीज
इन ऑर्डर टू मेक लैंड अवेलेबल फॉर द अदर यूजेस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। यानी कि जंगलात की कटाई किस लिए करना, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन मुहैया हो जाए, किस लिए, दूसरे इस्तेमालात के लिए। इन जंगलात की कटाई को, इस कटिंग ऑफ ट्रीज़ को कहा जाता है डिफॉरेस्टेशन। स्टूडेंट्स, जैसे को आपको पता है कि फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये हमारे इन्वायरमेंट में प्लेजेंट चेंजेस लेकर आते हैं, हमारे माहौल को खुशगवार करते हैं। इसके साथ साथ ये हमें स्टॉर्म से बचाते हैं, सॉइल इरोजन यानी कि ज़मीन को बंजर होने से बचाते हैं, और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा बारिशें भी लेकर आते हैं। इसके अलावा भी जंगलात बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जंगलात से जो लकड़ी हासिल की जाती है वो एज अ फायरवुड और एज अ तिम्बर इस्तेमाल की जाती है। तिम्बर क्या है? तिम्बर वो लकड़ी है जो कि तामीराती काम में इस्तेमाल की जाती है। इस तिम्बर से हम पेपर, फर्नीचर और डिफरेंट हाउस बिल्डिंग मटीरियल बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा भी जो फॉरेस्ट है, जो जंगलात है, जो दरख्त है, वो सोर्स है रेजिन और गम्स के। रेजिन और गम्स क्या होते हैं? ये सेमी सॉलिड विस्कस मटेरियल होते हैं जो कि दरख्तों से हासिल किए जाते हैं। इसके साथ साथ जंगलात जो है, दरख्तों से बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। और लास्ट वन क्या है? जंगलात जो है ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं, रहने सहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? वाइल्ड लाइफ के लिए, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ये रहने सहने की जगह प्रोवाइड करते हैं। अब इन जंगलात की कटाई क्यों की जा रही है? चूँकि हमने पढ़ा कि जंगलात का जो जंगलात जो है ये हमें टिम्बर और फायरवुड देता है, तो इसको टिम्बर हासिल करने के लिए क्या किया जाता है? जंगलात की कटाई की जाती है। इसके साथ साथ जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, तो जो शेल्टर है यानी कि घर है, उनकी ज़रूरत भी बढ़ रही है। सो द डिफॉरेस्टेशन अकर टू मेक मोर लैंड अवेलेबल फॉर हाउसिंग, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा घर बनाने के लिए क्या किया जाता है? जंगलात की कटाई की जाती है। अब इन जंगलात की कटाई यानी कि डिफॉरेस्टेशन के असरात क्या होते हैं, क्या क्या नुकसानात होते हैं? एक तो ये होता है कि अगर डिफॉरेस्टेशन की जाएगी, इसका मतलब है कि दरख्त की कमी हो जाएगी, लॉस ऑफ ट्री होगा। अगर दरख्त नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगी। पोल्यूशन क्यों ज़्यादा हो जाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो ट्री है वो हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करती है फॉर द रिस्पायरेशन, एज वेल एज इट यूटिलाइज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ट्रीज़ क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज़ करती हैं, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अब अगर ट्री नहीं होंगे तो इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के रिजल्ट में क्या होगा? ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कि अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अगर अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ग्लेशियर और स्नो वगैरह है माउंटेन पे, वो क्या होंगे? वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसके साथ साथ फ्लड जाने के, सैलाब के ख़तरात भी ज़्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन के क्या नुकसान आते हैं कि इट डिस्ट्रॉय द हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल हैं उनके लिए हैबिटेट, उनके रहने सहने की जगह भी ये ख़त्म कर रहा है, जिसकी वजह से इनकी स्पीशी में, यानी कि प्लांट और एनिमल जो स्पीशी है वो इनकी एक्सटेंशन हो रही है, वो ख़त्म हो रही हैं। अब हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में कि हम अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उसको किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से ख़त्म होने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो 2 टाइप्स के हैं। एक है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और एक है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको हम दोबारा से रीजनरेट कर सकें, यानी कि दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि दोज रिसोर्सेज वो सप्लाई इज़ अनलिमिटेड आर नॉन एज रीजनरेटेड, यानी कि जो हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद हो, जो कभी ख़त्म ना हो, उनको क्या कहलाते हैं? वो रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं, जिसमें वाटर, एयर, सोलर एनर्जी और टिम्बर शामिल हैं। अब टिम्बर जो है ये हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से डिप्लीट हो रहा है, लेकिन इसको हम लेकिन ये एक कुदरती रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जिसको दोबारा से भी रीजनरेट किया जा सकता है। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीजनरेटेड, यानी कि जिनको दोबारा से रीजनरेट ना किया जाए, दोबारा से हासिल ना किया जाए, क्या कहते हैं? उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। इनको दोबारा से हासिल क्यों किया जा सकता है, लेकिन इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये बहुत ही स्लो होता है। जैसे कि हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, ये हमारे पास आते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की जो फॉर्मेशन है
इसमें सैकड़ों साल लग जाते हैं। तो इनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है ये बहुत स्लो है, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। ये दोबारा से रीजनरेट नहीं हो सकते, इसलिए इनको इकोनॉमिकली एंड वाइजली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ये हमारे पास ख़त्म ना हो। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में मिनरल, कोल, फॉसिल फ्यूल और पेट्रोलियम शामिल है। अब हम देखते हैं कि इन रिसोर्स की हम कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं, इनकी कंजर्वेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है। कंजर्वेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड कंजर्वेशन। यानी कि हमारे इन्वायरमेंट में जो कुदरती ज़राए मौजूद हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रिजर्व करना, महफूज करना क्या कहलाता है, कंजर्वेशन कहलाता है। अब इसकी इम्पॉर्टेंट क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कंजर्वेशन के, हमें क्यों कंजर्वेशन करनी चाहिए। टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशी, यानी कि अगर जो एनिमल और प्लांट स्पीशी हैं ताकि उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें, उनको हम एक्सटिंक्शन से, उनको हम ख़त्म होने से बचा सकें। इसके साथ साथ मिनिमाइज़ द पोल्यूशन टू प्रिवेंट द ग्लोबल वार्मिंग। हम कंजर्वेशन इसलिए करते हैं, इन नेचुरल रिसोर्सेज का वाइडली इस्तेमाल इसलिए हमें करना चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो। पोल्यूशन से क्या नुकसान होते हैं, पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट और एसिड रेन होते हैं। तो हम अगर इन नेचुरल रिसोर्सेज का वाइडली इस्तेमाल करेंगे, इनको हम बेजा खर्च नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पोल्यूशन के जो नुकसान हैं वो कम होंगे और हमारे इन्वायरमेंट जो है वो प्लेजेंट रहेगा। इसके साथ साथ इंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ मैरीन लाइफ, जो इक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो फ़िश वगैरह हैं इनको हम ख़त्म होने से बचा सकें, इनको हम महफूज कर सकें। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन के। कंजर्वेशन मैयर हम किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम इसको किस तरह से महफूज कर सकते हैं। हमारे पास दो प्रोसेस है, एक है डायरेक्टली और एक है इनडायरेक्टली। डायरेक्टली में आता है बाय कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि बाय द रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो वेस्ट मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पेपर, कैन या प्लास्टिक वगैरह, अगर हम इसकी रिसाइकलिंग करेंगे तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। इनडायरेक्टली हम किस तरह से कर सकते हैं कि अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे और जो पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करेंगे तो इसकी वजह से भी कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकती है। यानी कि डिफॉरेस्टेशन को हम अवॉइड करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करें और फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है उसको हम वाइसली करें, तो हम जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेविंग द अर्थ, कि हम अपने अर्थ को यानी कि सराउंडिंग को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि यूनिवर्स में अर्थ जो है वो ओनली प्लैनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, इसलिए हमें चाहिए कि इसमें जो मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज है उसको हम कंजर्व करें, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि आने वाले जनरेशन के लिए भी, ताकि इस पर लाइफ पॉसिबल रहे। अगर हम कंजर्वेशन नहीं करेंगे तो ज़मीन में जितने भी मौजूद नेचुरल रिसोर्सेज है वो एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और ज़मीन पर लाइफ पॉसिबल नहीं रहेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन करें, इनकी हिफाजत करें। हम किस तरह से कर सकते हैं, बाय सेविंग ट्रीज़। अगर हम ट्रीज़ की हिफाजत करें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं, डिफॉरेस्टेशन को कम करें, तो हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन है, वाटर है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अगर हम इनकी हिफाजत करेंगे तो क्या होगा, हम अपने अर्थ को महफूज कर सकेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन के रिस्क को भी ख़त्म कर देंगे, कम कर देंगे। अब हम अपने अर्थ को किस तरह से सेव कर सकते हैं, बाय एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन। एफोरेस्टेशन का मतलब होता है नए सिरे से जंगलात लगाना, और रिफोरेस्टेशन का मतलब है कि ऐसे जहाँ से एक बार दरख्त काट दिए जाए वहाँ पे दोबारा से दरख्त लगाना, यानी कि प्लांट लगाना। रिसाइकलिंग ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसको हम दोबारा से इस्तेमाल में लाए जा सके, उनको दोबारा से रिसाइकल किया जाए, तो हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज है जिस तरह के मिनरल, फॉसिल फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह हैं, इनको अगर हम वाइसली यूज़ करें, इनका बेजा इस्तेमाल ना करें, फजूल खर्च ना करें, तो क्या होगा, हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। सेफ्टी मेजर हमें क्या करने होंगे, अपने अर्थ को सेव करने के लिए हमें अवॉइड डिफॉरेस्टेशन, हमें जंगलात की कटाई को रोकना होगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज वाटर, जो गंदा पानी है उसको ख़ास तरीके से इसकी ख़ास प्रॉपर ट्रीटमेंट की जाएगी, ताकि उनमें जो हार्मफुल वेस्ट मटेरियल है उनको हार्मलेस मटेरियल में कन्वर्ट किया जा सके। रिसाइकलिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, जो वेस्ट मटेरियल है उसकी रिसाइकलिंग की जा सके, उसको दोबारा से इस्तेमाल में लाया जा सके। यूज़ बाय साइकिल फॉर द शॉर्ट ट्रैवलिंग, जिस तरह की गाड़ियाँ होती हैं, व्हीकल होती हैं, इनके जो इंजन होते हैं
ये हम एयर पोल्यूटेंट डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बढ़ती है। तो अगर हम शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए बाईसाइकिल इस्तेमाल करेंगे या अपनी अपनी गाड़ियों के अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं पोल्यूशन से। इसके साथ साथ डिस्पोज ऑफ द गार्बेज इन अ प्रॉपर वे, जो गार्बेज जो कूड़ा करकट अगर उसको हम एक ख़ास तरीके से डिस्पोज ऑफ करें तो हम अपने अर्थ को सेव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा कि हम अपने हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से इन्वायरमेंट पे क्या असर होता है। इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि हम अपने इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्स को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं।